और अब बात करेंगे छठवें चरण महाभीषण की। जी हां, छठवें चरण में यूपी के 10 जिलों के 57 सीटों पर मतदान कल होना है। सीएम योगी समेत इन दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। मतदान के लिए कल यानी कि गुरुवार 3 मार्च को मतदाता उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे और उत्तर प्रदेश में छठे चरण के मतदान के लिए कल यानी कि गुरुवार 3 मार्च को मतदाता उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। छठे चरण में 10 जिलों की 57 सीटों पर मतदान होगा और इस चरण में सीएम योगी आदित्यनाथ की सीट और गोरखपुर जिले में भी मतदान होना है। इसके अलावा बीजेपी से समाजवादी पार्टी में आए पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य की सीट फाजिल नगर सीट पर भी मतदान होगा। और उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में विधानसभा के चुनाव जारी हैं और 5 चरणों के चुनाव हो चुके हैं और 2 चरणों के चुनाव शेष रह गए हैं। अब तक प्रदेश के 57 जिलों की 292 विधानसभा सीटों पर चुनाव हो चुके हैं। शेष चरणों के लिए अब 3-7 मार्च को मतदान होना है, जबकि मतगणना 10 मार्च को होनी है। 5वें चरण में कल यानी कि बुधवार को वोटिंग होनी है। छठे चरण में 10 जिलों की 57 सीटों पर मतदान होगा। इस बार गोरखपुर क्षेत्र में भी वोटिंग है, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई नेताओं की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। तो छठा चरण महाभीषण नजर आ रहा है, क्योंकि कई दिग्गजों की किस्मत का फैसला भी इस बार मतदाता ईवीएम में कैद कर देंगे। और लगातार छठे चरण के लिए प्रचार प्रसार जारी था, जो कि थम चुका है, लेकिन छठा चरण महाभीषण नजर आ रहा है और छठे चरण के लिए कल यानी कि 3 मार्च को मतदान होना है। तो लोकतंत्र का महापर्व मनाया जा रहा है और कल मतदान की घड़ी है, जब मतदाता 10 जिलों की 57 सीटों पर वोटिंग करेंगे और इन दिग्गजों की किस्मत का फैसला करेंगे। तो यूपी विधानसभा चुनाव के लिए छठे चरण का मतदान कल होगा। तंत्र का महापर्व मनाया जा रहा है। तो चुनावी जंग का छठा चरण कल होगा, यानी कि मतदान कल होगा और इसकी लगातार तैयारियां जो हैं वो भी कर ली गई हैं। आज आपको बता दें कि छठे चरण के तहत चुनाव कल होगा। छठा चरण महाभीषण नजर आ रहा है। 10 जिलों की 57 सीटों पर युद्ध की कसौटी देखने को मिलेगी, क्योंकि इस चरण में कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर लगी हुई है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर शहर सीट से चुनावी मैदान में हैं और वहां पर भी कल ही चुनाव होना है। स्वामी प्रसाद मौर्य की सीट पर भी कल ही विधानसभा चुनाव होने हैं। इसी के चलते ये चरण बेहद खास हो जाता है। लोकतंत्र का महापर्व मनाया जा रहा है। यूपी विधानसभा के लिए छठे चरण का मतदान कल होगा। सभी तैयारियां हो चुकी हैं और इसके बाद सिर्फ 1 चरणों में मतदान बाकी रह जाएगा। कुल 7 चरणों में उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ है और चुनावी जंग का छठा चरण कल यानी कि 3 मार्च को शुरू होगा। सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक मतदान कर सकेंगे मतदाता और काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। 10 जिलों की 57 सीटों पर युद्ध की कसौटी देखने को मिलेगी। तो छठा चरण महाभीषण नजर आ रहा है और इसी को लेकर हम छठवें चरण में जिन सीटों पर चुनाव हो रहा है वहां से अपने संवाददाताओं के साथ जुड़ेंगे और जानेंगे पूरा हाल। हमारे साथ में बलरामपुर से नीरज शुक्ला लाइव जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता हैं, उनके पास चलते हैं, जानते हैं कि आखिर किस तरह की खास तैयारियां वहां पर नजर आ रही है। नीरज, बलरामपुर की बात करें तो फिलहाल कैसा माहौल नजर आ रहा है? जी, मैं बता दूं कि प्रशासन अब पूरी तरीके से मुस्तैदी में नजर आ रहा है, क्योंकि आज जो चुनाव का आखिरी दिन था, सभी पोलिंग पार्टियां रवाना हो चुकी हैं बलरामपुर में। आपको बता दूं कि सुरक्षा की दृष्टि से जगह जगह पुलिस फोर्स तैनात किए गए हैं, वहीं सीआईएसएफ के भी जवान तैनात किए हैं। और आपको मैं ये बता दूं कि बलरामपुर जिला जो है वो भारत का सबसे किनारी इलाका है, जो नेपाल और भारत के बॉर्डर पे स्थित है। यहाँ पर एक खासा इंतजाम किए गए हैं, जिसके लिए अलग से सेक्टर मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं, जिससे कोई अनहोनी ना हो। वही मैं आपको बता दूं कि बलरामपुर में कुल मतदाता जो हैं वो 4 विधानसभाओं में 4 सीटों पर लोगों के मतदान करेंगे, जहां पर 16,12,644 टोटल मतदाता है। वहीं अगर बात करें पुरुष की तो 8,74,176 पुरुष है और कुल महिला वोटर है 7,38,356 महिला वोटर है,
जो कि 4 विधानसभाओं में जो प्रत्याशी हैं उनकी किस्मत के फैसला करेंगे। ठीक है, यानी कल मतदाता किस्मत का फैसला करते हुए नजर आएंगे। और भी संवाददाता हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, उनके पास भी चलेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या कुछ हाल है अन्य सीटों का। पुरुषोत्तम दुबे हमारे साथ में हैं सिद्धार्थनगर से। पुरुषोत्तम के पास चलते हैं। पुरुषोत्तम, सिद्धार्थनगर से क्या कुछ अपडेट, क्योंकि छठे चरण के तहत मतदान होना है, किस तरह की तैयारियां, कैसा माहौल नजर आ रहा है? जी, आपको बताना चाहेंगे सिद्धार्थनगर जिले में कुल 19,39,322 मतदाता हैं और 2458 बूथ बनाए गए हैं। पुलिस प्रशासन लगातार जो है मतदान कराने को लेकर कहीं ना कहीं कटिबद्ध दिखाई पड़ रहा है। 68 किलोमीटर की सीमा जो है वो इंडो नेपाल बॉर्डर पर, जो इंडो नेपाल का बॉर्डर है उसकी 68 किलोमीटर की सीमा है। वहाँ एसएसबी के जवान और सेक्टर मजिस्ट्रेट लगाकर लगातार अभियान जारी है और प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है कि इस मतदान के दिन कहीं कोई बड़ी चूक न होने पाए। बिल्कुल, सुरक्षा के लिहाज से खास इंतजाम हैं। और क्या मतदाता वोट देने को लेकर उत्साहित नजर आ रहे हैं पुरुषोत्तम? मतदाताओं को कहीं ना कहीं प्रशासन द्वारा जिस तरह से जागरूक किया गया है, जो सिद्धार्थनगर के मतदाता कहीं अन्य शहरों में रहते थे उनको बकायदा यहाँ से प्रशासन द्वारा पत्र भेजकर मतदान के लिए आमंत्रित किया गया है। और यहाँ के जो डीएम हैं दीपक मीणा, उन्होंने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसमें कहा है कि जिस गांव में भी 100% मतदान होगा उस गांव को हमारे तरफ से 50,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। ठीक है, यानी पूरी तैयारी जो है वो कर ली गई है। मतदान प्रतिशत को बढ़ाने की भी तैयारी है। हमारे साथ में ब्रजेश गुप्ता जुड़ चुके हैं महाराजगंज से। ब्रजेश, महाराजगंज से क्या कुछ अपडेट है कल छठे चरण के चुनाव को लेकर? जी, आपको बता दें कि महाराजगंज छठे चरण के मतदान को लेकर पोलिंग पार्टियां रवाना हो चुकी है। महाराजगंज की बात करें तो महाराजगंज 1148 मतदान केंद्र हैं, जिसमें 2221 बूथ बनाए गए हैं। महाराजगंज की बात करें तो टोटल मतदाता 19,41,979 मतदाता हैं। जी, लेकिन क्या ये मतदाता इस बार कौन से मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट करने वाले हैं? क्या लगता है जब ये वोट करेंगे तो क्षेत्रीय मुद्दों को ध्यान में रखेंगे या फिर जिस तरह की राजनीति नेता करते हैं वो सब ध्यान में रखकर इस बार वोट डालेंगे अपने मतदाता? जी, आपको बता दें कि महाराजगंज में इस बार बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पर यहाँ के युवा वोट करेंगे। आपको बता दें कि जो यहाँ के युवा रोजगार के लिए महाराजगंज से बाहर गए, उनको प्रेरित करने के लिए महाराजगंज के जिला अधिकारी सत्येंद्र कुमार ने एक मुहिम चालू कराया था, जिसमें उनको फोन के माध्यम से 3 तारीख को मतदान के लिए इनवाइट किया था। जी, ठीक है, यानी मतदान के लिए काफी कुछ खास किया जाए। नीरज हमारे साथ में लगातार है बलरामपुर से। नीरज, बलरामपुर में किस तरह के समीकरण बनते हुए नजर आ रहा है? जनता का मूड किस ओर ज्यादा नजर आ रहा है? पहले तो मैं आपको बता दूं कि बलरामपुर में 2 वीआईपी सीटें हैं। एक तुलसीपुर विधानसभा क्षेत्र है जहां पे देवी पाटन मंदिर स्थित है। वहां के जो संरक्षक हैं वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और वहां से भाजपा से चुनावी मैदान में कैलाशनाथ शुक्ला है, जो कि भाजपा के विधायक रह चुके हैं और वर्तमान में फिर उनको भाजपा ने प्रत्याशी बनाया है। दूसरी सीट बलरामपुर सदर है, जहां से उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री पलटू राम मैदान में है। तो ये बलरामपुर की 2 वीआईपी सीटें हैं। आपको बता दूं कि पूर्व बाहुबली सांसद जो रिजवान जहीर हैं, उनकी बेटी जेबा जो है वो निर्दल मैदान में तुलसीपुर से है। तो कहीं ना कहीं बलरामपुर में अब मतदाता भी उत्सुक नजर आ रहे हैं, क्योंकि बलरामपुर में जो वीआईपी सीटें हैं उससे खासा उत्सुक नजर आ रहे हैं मतदाता की। देखिए समीकरण अब कहा जाता है, क्योंकि जो पूर्व बाहुबली सांसद है वो कहीं ना कहीं चुनाव में बड़ी उससे दमखम से लड़ रहे हैं। बिल्कुल, सिद्धार्थनगर से हमारे साथ में पुरुषोत्तम भी लगातार बने हुए। पुरुषोत्तम, सिद्धार्थनगर की बात की जाए तो यहाँ भी बेहद जो समीकरण इस बार थे वो थोड़े से बदले से नजर आ रहे हैं। क्या पिछले बार की तरह ही नतीजे सामने आएंगे या फिर कुछ चौंका देने वाला सिद्धार्थनगर में होगा? जी, आपको बताना चाहेंगे सिद्धार्थनगर जिले में कुल 5 विधानसभा सीटें हैं। 2 हाफ सीटें हैं, इटवा और बासी। इटवा में लगातार 6 बार के विधायक, 2 बार राज्य मंत्री, 2 बार विधानसभा अध्यक्ष रहे माता प्रसाद पांडे 2017 का चुनाव हार गए थे। वहां से इस मौजूदा स्थिति में बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी भाजपा से जो थे उन्होंने बाजी मारी थी, लेकिन बार कहीं ना कहीं लड़ाई दिलचस्प है। वही हाल बासी जो हाफ सीट है उस पे राजा जयप्रताप सिंह लगातार 7 बार के एमएलए रहे, कैबिनेट में
स्वास्थ्य मंत्री, आबकारी निषेध मंत्री, ये दोनों पद उनके पास रहा और उनके सामने जो है इस समय कड़ी टक्कर देने के लिए समाजवादी पार्टी ने यहाँ से ब्राह्मण चेहरे को टिकट दिया। और लगातार मैं आपसे बताना चाहूंगा कि ये इस दोनों सीटों पर काफी कशमकश लड़ाई है। मतदाता कुछ कह पाने की स्थिति में नहीं है और लगातार वोटरों को रिझाने के लिए लगातार बड़े नेताओं का आगमन दोनों हाथ सीटों पर होता रहा है। बिल्कुल, ये तो हुई मतदाताओं की बात, लेकिन अगर हम बात करें पुरुषोत्तम, तो यहाँ पर प्रशासन की ओर से मतदान प्रतिशत में बढ़ोतरी के लिए क्या कुछ खास किया गया है? क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो इस महापर्व में भागीदारी नहीं निभाते हैं, जिसके चलते बड़ी समस्या जो है वो आ जाती है। तो क्या इस बार प्रशासन मुस्तैद नजर आया था? क्या ऐसे कुछ कार्यक्रम किए गए थे, जागरूकता अभियान चलाए गए थे? जी, बताना चाहेंगे लगातार स्कूल कॉलेजों में मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए लगातार प्रदर्शनी के माध्यम से लोगों को जागरूक किया गया। इतना ही नहीं, यहाँ के प्रशासन ने लगातार फोनिंग और पत्र व्यवहार करके जो यहाँ के मतदाता बाहर रहते हैं उनसे मतदान 3 तारीख को आकर मतदान करने की अपील की है। और कहीं ना कहीं अब देखना ये होगा कि कितना प्रतिशत मतदान होता है, ये अपने आप में एक दिलचस्प बात होगी। बिल्कुल, यानी लगातार इंतजार है कि आखिर किस हद तक जो मतदाता हैं वो वहां पर में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हैं। और हमारे साथ ब्रजेश भी लगातार बने हुए। ब्रजेश के पास चलते हैं। ब्रजेश, आप बताइए, महाराजगंज में क्या प्रशासन की ओर से इस तरह के कुछ कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था? जी, आपको बता दें कि महाराजगंज में छठे चरण का मतदान कल होना है। उसको लेके सारी पार्टियां जो है पूरी ताकत महाराजगंज में जोड़ दी थी। एक तरफ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ के जो प्रत्याशी थे उनके लिए वोट की अपील की है। कल ही जो है 1 तारीख में सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे थे, प्रियंका गांधी भी पहुंची थी, उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी पहुंचे थे। प्रियंका गांधी का भी रोड शो था कल। आपको बता दें कि महाराजगंज जिले में कुल 5 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें 2017 में 4 सीटें भाजपा के खाते में गई थी, 1 सीटें निर्दल उम्मीदवार अमन मणि त्रिपाठी के खाते में गई थी। लेकिन इस बार का समीकरण काफी दिलचस्प देखने को मिल रहा है। इस बार किसी 99 विधानसभा में 2 बाहुबलियों के बीच की लड़ाई है। एक तरफ अमर मणि का खेमा है तो दूसरी तरफ अखिलेश सिंह का खेमा है। पिछली बार की बात करें तो पिछली बार भाजपा से समीर त्रिपाठी को मैदान में उतारा गया था, लेकिन इस बार गठबंधन भाजपा और निषाद पार्टी में गठबंधन हुआ, वहां से ऋषि त्रिपाठी मैदान में है, तो वहां त्रिकोणीय लड़ाई देखने को मिल रहा है। वहीं सिसवा विधानसभा की बात करें तो सिसवा विधानसभा में एक तरफ सपा है तो दूसरी तरफ भाजपा है। तीसरी बात करें तो वहां बसपा से राघवेंद्र प्रताप सिंह है, तो वहां भी त्रिकोणीय लड़ाई देखने को मिला। तो इसी तरीके से पूरे जिले में सपा और भाजपा में लड़ाई देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, यह लड़ाई दिलचस्प होती जा रही है। हमारे साथ में हमारी संवाददाता यशी शुक्ला गोरखपुर से जुड़ चुकी है। यशी, गोरखपुर में आप लगातार कई दिनों से ग्राउंड रिपोर्ट कर रही हैं, इस दौरान वहां पर आपको क्या लगता है? क्योंकि गोरखपुर सीट की बात करें तो बेहद खास यहाँ पर बन जाती है, क्योंकि खुद योगी आदित्यनाथ ने चुनावी मैदान संभाल रखा है, चुनावी मैदान में है। किस तरह का माहौल आपको नजर आ रहा है? बिल्कुल गरिमा, मैं आपको बता दूं कि जैसे कि हम जानते हैं कि कल 6वें चरण का मतदान होना है। सुबह 6 बजे से सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी। 2078 पोलिंग बूथ यहाँ पर बनाए गए हैं। गोरखपुर की 9 विधानसभाएं हैं जिनमें मतदान होना है। यहाँ पर सबसे ज्यादा हॉट सीट जो मानी जाती है गोरखपुर नगर सीट से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद विधानसभा का पहली बार चुनाव करने जा रहे हैं। यहाँ पर मतदाताओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ जो समर्थक है भाजपा के कार्यकर्ता है भी काफी उत्साह देखने को मिला और अन्य पार्टियों में भी उत्साह देखने को मिल रहा है। लेकिन वाकई गरिमा यहाँ पर मामला जो है वो जो माहौल है वो भी काफी दिलचस्प यहाँ पर देखने को मिला, क्योंकि सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ पहली बार विधानसभा चुनाव यहाँ से लड़ने वाले हैं। और यहाँ पर अगर हम ग्राउंड रिपोर्ट की बात करते हैं, जमीनी हकीकत की बात करते हैं, तो जैसे कि मैं लगातार कह रही हूँ यहाँ पर भाजपा का पलड़ा ज्यादा भारी है, क्योंकि यहाँ पर लोग विकास की बात ज्यादा कर रहे हैं, बदलाव की बातें जो है वो थोड़ी कमजोर हो रही है। ठीक है, यानी लगातार क्योंकि योगी आदित्यनाथ का कहा जाता रहा है, यहीं से राजनीतिक करियर की शुरुआत हुई है योगी आदित्यनाथ की, तो कहीं ना कहीं
भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा वहां पर भारी नजर आ रहा है। हमारे साथ में लगातार संवाददाता बने हुए अलग अलग सीटों पर, हम उनसे हाल जान रहे हैं क्योंकि छठे चरण का जो मतदान है वो महाभीषण छठा चरण नजर आ रहा है। हमारे साथ में नीरज लगातार बने हुए हैं बलरामपुर से। नीरज के पास चलते। नीरज, बलरामपुर से क्या कुछ अपडेट है, क्योंकि कल होने वाले मतदान भी बेहद खास है, कल का चरण भी बेहद खास है, तो क्या लगता है जनता बढ़ चढ़कर इस चरण में भागीदारी निभाएगी, महापर्व में हिस्सा लेगी? सुबह कल 7 बजे से मतदान होना है। मतदाता काफी उत्सुक नजर आए, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो बेरोजगारी है सबसे बड़ा मुद्दा है। बलरामपुर से सबसे ज्यादा लोग पलायन करके दूसरे शहरों में, दूसरे राज्यों में, दूसरे देशों में कमाने के लिए जाते हैं। इसके लिए बलरामपुर में अब मतदाता कई जगहों से वो खुद अपने पैसों से टिकट करा के अब वो मतदान करने के लिए लगभग पहुंच चुके हैं और मतदाताओं में काफी उत्सुक नजर आ रहा है। बलरामपुर में 4 विधानसभा सीटें हैं और चारों बड़ी टक्कर की लड़ाई देखी जा रही है, क्योंकि चारों लगभग हॉट सीट मानी जा रही है। बलरामपुर से राज्य मंत्री पलटू राम भाजपा से मैदान में है, वहीं समाजवादी ने अपने पूर्व विधायक जगराम पासवान को प्रत्याशी बनाया है। ऐसे ही तुलसीपुर की विधानसभा क्षेत्र है जहां से मंत्री योगी आदित्यनाथ का दूसरा इलाका माना जाता है, क्योंकि वो देवी पाटन मंदिर का संरक्षक है और वहां कैलाशनाथ शुक्ला मैदान में है और पूर्व बाहुबली नेता की बेटी जो है जेबा रिजवान वो चुनावी मैदान में है निर्दल। साथ ही समाजवादी पार्टी ने अपने पूर्व विधायक को वहां से प्रत्याशी बनाया है, मसूद खान को। ऐसे ही गैसड़ी से पूर्व सपा में 2 बार के मंत्री रहे, 4 बार के विधायक रहे, एसपी यादव मैदान में है। और वहीं आपको बता दूं कि युवा नेता है जो शैलेश प्रताप सिंह है, वो पूर्व वर्तमान में भाजपा के विधायक हैं और फिर उनको प्रत्याशी बनाया गया है। ऐसे एक उतरौला की सीट है जहां से समाजवादी और जनवादी जो पार्टी है वो गठबंधन में लड़ रही है और जनवादी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष जो है हसीब खान मैदान में है, वहीं भाजपा के विधायक जो है राम प्रताप वर्मा मैदान में है। तो कहीं ना कहीं ये जो लड़ाई दिख रही है बड़े मतलब बिल्कुल, यानी कांटे की टक्कर नीरज नजर आ रही है और देखना होगा 10 मार्च को तस्वीर स्पष्ट हो जाएगी। यशी हमारे साथ में गोरखपुर से लगातार बनी हुई, यशी के पास चलते। यशी, हमने लगातार देखा है जब आप रोड शो की भी तस्वीर दिखाते हुए नजर आई थी, फिर चाहे वहां पर सभी दिग्गजों की ओर से रोड शो किया गया है और अखिलेश यादव जब गोरखपुर में पहुंचे थे तो उन्होंने कहा था कि मुझे गोरखपुर आने से डर लग रहा था, क्योंकि जिस तरह से कानपुर के व्यापारी की हत्या का जिक्र उन्होंने अपने रोड शो में किया था। तो कहीं ना कहीं हर एक पार्टी ने मोर्चा संभालने की कोशिश की है, चाहे भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद की ही बात क्यों ना कर ले। लेकिन अभी आपने कहा कि माहौल सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नजर आया, क्योंकि कई ऐसी तस्वीरें सामने आई थी जहां पर कुछ लोग बदलाव की भी बात कर रहे थे। क्या ऐसा माहौल वहां पर थोड़ा बहुत नजर आया? क्या इन रोड शो जो अन्य पार्टियों की ओर से किया गया, इनका कुछ असर है वहां पर? बिल्कुल गरिमा, देखिए मैं पहले मतदान की बात कर रही थी जहाँ पर 35,91,000 मतदाता हैं और इस बार 70% का लक्ष्य रखा गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी किया गया है। साथ ही साथ जो ग्रामीण क्षेत्र हैं जहाँ पर जागरूकता की कमी है उन्हें जागरूक करने के लिए भी तरह तरह के अभियान चलाए जा रहे हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि 70% का मतदान रखा गया कि 70% मतदान होना चाहिए और जागरूक करने की भी कोशिश की जा रही है। अब बात जो तमाम आरोप समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लगाए, चाहे मायावती की बात कर ले, अब्दुद्दीन अवैसी की बात कर ले, चंद्रशेखर रावल की हम बात कर ले, तो यहाँ पर सभी ने कोशिश की है जनता को अपने पक्ष में लाई थी। लेकिन चूंकि ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का घर है, हम सभी जानते हैं योगी आदित्यनाथ का घर कहा जाता है और यहाँ पर उसकी बानगी साफ तौर पर गरिमा मैंने देखी। ऐसा नहीं है कि लोग बिल्कुल पूरा फेवर में है यहाँ पर भाजपा के, भारतीय जनता पार्टी के। यहाँ पर कुछ लोग बदलाव की भी बात कर रहे हैं, लेकिन विकास का बढ़ना ज्यादा भारी है गरिमा। यहाँ पर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने जरूर यहाँ पर तमाम बातें कही, आरोप लगाए, डर लग रहा है, ऐसी बातें भी उन्होंने यहाँ पर करी थी और भी तमाम बातें उनके द्वारा कही। तो उनके जवाब भी समय समय पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा दिए गए हैं। महिला सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है, चाहे वो समाजवादी पार्टी की तरफ से हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हो। हमने इसको लेकर गरिमा यहाँ पर महिलाओं से भी बात की तो उन सभी का ज्यादातर मानना था, यही कहना रहा है कि महिला सुरक्षा भारतीय जनता पार्टी के समय में हम देखते हैं कि महिला सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस कर रही है तो भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, यानी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पूरी तरह से माहौल जो है वो नजर आ रहा है। ब्रजेश महाराजगंज से हमारे साथ में बने हुए, उनके पास चलते हैं। ब्रजेश, आप बताइए महाराजगंज में इस बार चुनावी जंग में बादशाह कौन बनने वाला है? जी, आपको बता दें कि चुनावी समीकरण यह है कि महाराजगंज में जिस पार्टी की लहर होती है
उस पार्टी की सीटें यहाँ से ज्यादा निकलती है। हालांकि पूर्वांचल में योगी जी का दबदबा है, क्योंकि महाराजगंज जिला भी योगी जी का मठ है, तो कहीं ना कहीं योगी जी से जुड़ाव यहाँ के लोगों में ज्यादा है। फिलहाल 10 तारीख तक वेट करना होगा कि कौन सी पार्टी कितनी सीटें निकालती है। जी ठीक है, यानी 10 मार्च तक का इंतजार और पूरी तस्वीर स्पष्ट हो जाएगी कि आखिर लोकतंत्र के महापर्व में सबसे ज्यादा जो जनता का समर्थन है वो किसको मिल रहा है। पुरुषोत्तम सिद्धार्थनगर से हैं। पुरुषोत्तम, आप बताइए, सिद्धार्थनगर की बात की जाए, कल मतदान को लेकर क्या प्रशासन की ओर से सभी तैयारियां हो चुकी हैं? पोलिंग पार्टियों पर, पोलिंग बूथों पर क्या प्रशासन की मुस्तैदी अभी से नजर आ रही है? जी, आपको बताना चाहेंगे कि पोलिंग पार्टियां बीएसए ग्राउंड से सुबह से ही निकलना शुरू हो गई हैं और लगातार डीएम दीपक मीणा, मुख्य विकास अधिकारी पुलकित गर्ग, सभी जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, प्रशासनिक अमला पूरी तरह से बिल्कुल मुस्तैद है और पोलिंग पार्टियों के पास जा जाकर उनकी समस्याएं, उनको आना जाना कैसे, सारी दिक्कतों, जो जितनी भी दिक्कतें थी उनकी जानकारी लेते हुए उनको दिखाई पड़े हैं और पोलिंग पार्टियां अपने मतदान केंद्रों पर बिल्कुल, यानी पूरी तैयारी जो है वो कर ली गई है सिद्धार्थ। और बहुत बहुत आपको बता दें कि शुक्रिया हमारे पास साथ जानकारी ताजा करने के लिए। तो छठा चरण वहां भीषण नजर आ रहा है और 10 जिलों की 57 सीटों पर छठे चरण में वोटिंग होगी। इसको लेकर आगे भी बातचीत लगेगी। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते, फौरन हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता और दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। In your face, loser. See you in soccer. जी हाँ, predict cricket and football results and win cash only on Sky 247, anywhere, anytime, 24/7 entertainment only on Sky 247. Asshole. Download the Sky 247 app today. This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly at your own risk. खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है। और इसी बीच जौनपुर से बड़ी खबर आ रही है। जौनपुर में खुलेआम उड़ी आचार संहिता की धज्जियां, बिना पास सैकड़ों गाड़ियों में प्रचार सामग्री। बिना पास सैकड़ों गाड़ियों में प्रचार सामग्री, निर्वाचन आयोग और प्रशासन का कानूनी डंडा नदारद। जौनपुर में खुलेआम उड़ रहा है कानून का मजाक। 365 विधानसभा में खुलेआम घूम रहे अवांछनीय तत्व। सपा प्रत्याशी की गाड़ियों ने बिगाड़ी व्यवस्था। और ये तस्वीरें देखिए किस तरह से यहाँ पर गाड़ियों में प्रचार सामग्री भरी हुई है, झंडे लगे हुए। आचार संहिता का पूरी तरह से आचार संहिता के बाद गाड़ियों में किसी भी तरह का झंडा, किसी भी तरह का पोस्टर, बैनर, ये सब कुछ नियम के विरुद्ध होता है। लगाना की पूरी मनाही होती है। लेकिन आप यहाँ पर साफ तौर पर देख पा रहे हैं किस तरह से गाड़ियों में
और इसी खबर पर हमारे साथ जौनपुर से संवाददाता अजीत गिरी जुड़ चुके हैं। जी अजीत, गाड़ियां जिस तरह से हम समाजवादी पार्टी की देख पा रहे हैं, पूरा झंडा लगा हुआ है, प्रचार सामग्री भी भरी हुई है, क्या कुछ यहाँ पर नियम का उल्लंघन तो हुआ है? क्या कुछ कार्रवाई अब तक हुई है? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पहुंचे थे साहगंज, और कई जगहों पे साहगंज से लेकर बदलापुर कई जगह खुलेआम इन लोगों ने जिस तरह से आचार संहिता की खुलेआम धज्जियां उड़ाई, जिस तरह से गाड़ी पे झंडे लगे हुए, जिस तरह से हुड़दंगाई की, इस तरह से कहीं ना कहीं ये पुलिस कानून के मुंह पर तमाचा है। जिस तरह से आपको देख सकते हैं कि अब तक अभी तक पुलिस द्वारा किसी तरह का कार्रवाई नहीं किया गया है। जिस तरह से उन्होंने आचार, और कहीं ना कहीं इस पे चुनाव आयोग को भी संज्ञान लेने की जरूरत है। जिस तरह से यहाँ पर आचार संहिता की धज्जियां उड़ाई जा रही है और कानून व्यवस्था पूरी ताक पर रखकर, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। जी बिल्कुल। तो इस पूरे मामले में आपका कहना है कि अभी तक कोई कार्रवाई पुलिस के द्वारा नहीं की गई है, ना ही चुनाव आयोग के द्वारा? जी, इस तरह अगर मैं बात करूं तो जिस तरह अभी मैं वहां साहगंज इंस्पेक्टर से बात करने की कोशिश की, उनका नंबर नहीं उठा, और अधिकारी से बात करने की कोशिश कर रहा हूं, किसी नंबर नहीं लग रहा है। लेकिन जिस तरह से आप देख रहे हैं साफ तौर में वीडियो में, जिस तरह से आचार संहिता की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है, जिस तरह इससे यही हाल मछली शहर में हुआ, जिस तरह से बैरिक में से कूदने का हुआ, जिस तरह से युवाओं ने उत्पात मचाया, ये कहीं ना कहीं एक तरह से भय का भी माहौल प्राप्त करते हैं। तो कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। जिस तरह से आचार संहिता की लगे काम और चुनाव आयोग को चैलेंज दे रहे हैं, जिस तरह से पुलिस कितनी गाड़ियों में आज इस तरह के झंडे देखे गए जौनपुर में? जी अजीत, मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जौनपुर में खुलेआम आचार संहिता की धज्जियां उड़ाई, तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे थे। बिना पास सैकड़ों गाड़ियों में प्रचार सामग्री के साथ ही साथ बाकायदा झंडे भी लगे हुए थे, जिसकी पूरे तौर पर मनाही हो जाती है आचार संहिता लागू होने के बाद। लेकिन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा यहाँ पर हुड़दंग के साथ ही साथ आचार संहिता की भी खुले तौर पर धज्जियां उड़ाई गई हैं। इस पूरे मामले में बड़ी बात यह है कि अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है, ना ही पुलिस के द्वारा। हमारे संवाददाता का कहना है कि जो तमाम गाड़ियां आप खड़ी देख रहे हैं, इन पर अभी तक ना ही चुनाव आयोग के द्वारा, ना पुलिस विभाग के द्वारा, ना पुलिस प्रशासन के द्वारा कोई कार्रवाई की गई है। और इसके बाद बात करेंगे छठवां चरण महाभीषण। छठवें चरण में यूपी के 10 जिलों की 57 सीटों पर मतदान कल होना है। सीएम योगी समेत इन दिग्गजों की प्रतिष्ठा लगातार दांव पर बनी हुई है, और ऐसे में अलग अलग जगहों पर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अलग अलग जिलों की हालिया स्थिति को जानने का हम तो कल मतदान के लिए तैयारियां हो चुकी हैं, और हम संवाददाताओं से बातचीत करेंगे, जानेंगे कि वहां के धरातल की जमीनी स्थिति क्या कुछ है, किस तरह के रुझान बनते हुए नजर आ रहे हैं, और लगातार तमाम पार्टियों के द्वारा जिस तरह से कवायद की जा रही थी, स्टार प्रचारकों से लेकर पार्टी के दिग्गज नेता पहुंच रहे थे, क्या कुछ माहौल अलग अलग विधानसभाओं का बन चुका है। मिथिलेश कुमार सहयोगी संत कबीर नगर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, शबी अब्बास संवाददाता अम्बेडकर नगर से हैं, राम आश्रय त्रिपाठी संवाददाता देवरिया से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, केदार यादव कुशीनगर से संवाददाता है, और विवेक जायसवाल संवाददाता बलिया से हमारे साथ है। सबसे पहले मिथिलेश, आपके पास आएंगे। संत कबीर नगर की स्थिति की यदि हम बात करें तो क्या कुछ स्थिति नजर आ रही है? दोनों ही पार्टियों के बीच में चुनाव इस समय उत्तर प्रदेश का चल रहा है, क्या कुछ दोनों पार्टी की स्थिति वहां पर बनी हुई है? जी, आपको बता दें कि संत कबीर नगर में लगातार जो है चुनावी घमासान वो चल रहा है, लेकिन पोलिंग पार्टियां अपने अपने बूथों के लिए रवाना हो चुकी हैं, और कल मतदान समय से सुनिश्चित कराया जाना है। जी बिल्कुल। इसके अलावा जिस तरह से हम लगातार देख रहे हैं जौनपुर में, जिस तरह से हमने बात की कि कई जगह आचार संहिता की धज्जियां भी उड़ाई गई हैं, कितनी सख्ती है चुनाव आयोग के द्वारा पूरे एरिया में कहीं भी आचार संहिता का उल्लंघन न हो और नियमों का प्रॉपर पालन किया जाए, इसको लेकर कितनी सख्ती आपको नजर आ रही है? क्या आ रहा है? पकड़ो जी मिथिलेश। देखिए, आपको बता दें कि संत कबीर नगर में लगातार जो है वो चुनाव संपन्न कराने के लिए प्रशासन पूरी तरीके से जुटा हुआ है, लेकिन आज ही एक तस्वीर ऐसी सामने आई है जहां पर एक ग्राम प्रधान है जो बसपा समर्थक, जो बसपा प्रत्याशी के समर्थक हैं, उन पर जो है अज्ञात लोगों ने हमला किया। तो कहीं ना कहीं जो संत कबीर नगर सदर की सीट को उस एक लड़ाई जो है बर्दाश्त सी देखने को मिल रही है कि अभी से तमाम जो है आरोप प्रत्यारोप सामने आने लगे हैं, घमासान होने लगे हैं। वहीं मेदावल विधानसभा की बात करें तो वहां पर भी लड़ाई जो है तिकोड़ी होती दिखाई दे रही है। यही हाल धनघटा विधानसभा क्षेत्र का है,
लेकिन जो खलीलाबाद विधानसभा की जो है वो राजनीति है वो काफी जो है चर्चे में है, क्योंकि असल वजह है यहाँ पर कि जो आप आदमी पार्टी के प्रत्याशी सुबोध चंद्र यादव हैं, जिनके बाद उनका जो है आगमन हुआ है और जब उनका प्रत्याशी होने की घोषणा की गई तो उसके बाद तमाम राजनीतिक दलों में घमासान मचा हुआ है और लगातार सभी लोग अपने अपने जीत के दावे कर रहे हैं और क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है, लोगों से तरह तरह से संपर्क किया जा रहा है, लेकिन अभी भी कोई स्थिति साफ नहीं हुई। लेकिन जो राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो अभी तक संत कबीर नगर के तमाम तीनों विधानसभाओं में लगातार जो है वर्चस्व की लड़ाई जारी है, लेकिन आने वाला कल ही तय करेगा कि जनता जो है किसके भाग्य का फैसला तय करेगी। जी बिल्कुल, हमारे साथ शबी अब्बास भी संवाददाता अम्बेडकर नगर से बने हुए हैं। जी शबी, अम्बेडकर नगर की बात करें तो बसपा का गढ़ हुआ करता था, ताजा स्थिति क्या कुछ बयां कर रही है? जी हम आपको बताना चाहेंगे कि अम्बेडकर नगर जो है 95 में जो है ये जिला बना, ये बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने इस अम्बेडकर नगर का नाम दिया था। तो यहाँ हमेशा जो है पांचों सीट जो है पांचों विधानसभा पे बीएसपी का ही गढ़ माना जाता था, बीएसपी का ही प्रत्याशी जीतता था। लेकिन कहीं न कहीं इस बार जो है जो बड़े चेहरे थे लालजी वर्मा और रामचल को जो है जब बीएसपी सुप्रीमो ने उनको पार्टी से बाहर कर दिया तो वो ये चुनाव जो है इस बार समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। तो अब कहीं न कहीं सपा और बसपा ही आमने सामने दिखती नजर आ रही है। जी बिल्कुल, हमारे साथ रामाश्रय त्रिपाठी भी देवरिया से बने हुए हैं। जी रामाश्रय, देवरिया की स्थिति की यदि बात करें तो क्या कुछ वहां पर रुझान बनते हुए नजर आ रहे हैं? गोरखपुर के पास है तो क्या गोरखपुर में जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गढ़ है, प्रचार लगातार किया जा रहा है, क्या उसका कुछ असर नजर आ रहा है या दूसरी पार्टियों का वर्चस्व बना है? जी रामाश्रय, क्या मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? शायद संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है। हमारे साथ लगातार शबी भी बने हुए हैं। शबी, अम्बेडकर नगर की जब आप बात कर रहे थे तो आपका कहना है कि बीएसपी का गढ़ हुआ करता था, लेकिन समाजवादी पार्टी भी इस बार पूरी तरह से दमखम आजमाती हुई नजर आ रही है। भाजपा की यदि बात करें यहाँ पर तो क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? क्या भाजपा का प्रत्याशी को आप कम मान रहे हैं अपने क्षेत्र में? हम आपको बताना चाहेंगे कि अम्बेडकर नगर की जलालपुर विधानसभा से जो है समाजवादी पार्टी के विधायक रह चुके थे, उनको टिकट नहीं मिला तो वो जो है बीजेपी से इस बार जो है अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। वहीं अगर सदर विधानसभा की बात करें तो एक पूर्व मंत्री धर्मराज निषाद जो है वो उनको जो है बीजेपी ने उनको प्रत्याशी बनाया है। तो इसी तरीके से सभी जिलों में जो है बीजेपी के प्रत्याशी हैं, लेकिन जो लड़ाई जो देखी जा रही है वो सीधे सीधे सपा और बसपा की ही देखी जा रही है। जी बिल्कुल। मिथिलेश, संत कबीर नगर की हम बात करेंगे, सपा बनाम भाजपा तो ये चुनाव पूरे उत्तर प्रदेश में चल ही रहा है, लेकिन बाकी अन्य पार्टियों की यदि बात करें, कांग्रेस की यदि बात करें, बीएसपी की भी आपसे हम जानकारी लेंगे, लेकिन कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने पूरा दमखम लगाया। क्या लगता है आपको कि इस चुनाव में कुछ फायदा कांग्रेस को भी मिल सकता है या कहीं ना कहीं हर जगह पर जीरो ही नजर आ रही है? देखिए, आपको बता दें कि संत कबीर नगर में 3 विधानसभा है, जो खलीलाबाद सदर विधानसभा और मैदावल और जनघटा, ये तीनों विधानसभाओं में कांग्रेस का कहीं वर्चस्व दिखाई देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो प्रत्याशी हैं और जो कांग्रेस का एक पहले गढ़ हुआ करता था, कहीं कांग्रेस जो है कई सीटों पर यहाँ पर कायम हुआ करती थी, लेकिन अब कांग्रेस का कोई संत कबीर नगर में वर्चस्व दिखाई देने को नहीं मिल रहा है। जी बिल्कुल। इसके साथ ही साथ मिथिलेश, ये भी आपसे जानकारी चाहेंगे कि कल तमाम विधानसभाओं पर प्रत्याशी के भाग्य का फैसला मतदाता करेंगे। चुनाव आयोग की आपने यहाँ पर जानकारी दी कि पोलिंग पार्टियां रवाना हो चुकी हैं। सुरक्षा व्यवस्था की यदि बात करें, क्योंकि पिछले चरणों में हमने देखा कि कई जगह पर इस तरह की घटनाएं हुई हैं, हिंसक घटनाएं भी हुई हैं जहां लोगों की मौत भी हुई है, तो सुरक्षा के मद्देनजर क्या कुछ इंतजाम कल से किए जा रहे हैं ताकि कोई भी अप्रिय घटना ना घटे? देखिए, आपको बता दें कि प्रत्येक बूथों पर सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक प्रशासन के द्वारा इंतजाम किए गए हैं। प्रत्येक जो है केंद्रों के आसपास सेक्टर मजिस्ट्रेट और जोनल मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। संवेदनशील और अति संवेदनशील केंद्रों पर जिलाधिकारी स्वयं निगरानी बनाए हुए हैं और उन्होंने कहा है कि स्वयं जो है आले प्रशासन के आला अधिकारी को तैनात किए गए हैं और उनकी स्वयं निगरानी रहेगी, क्योंकि मतदाता जागरूकता को लेकर तमाम अभियान चलाए गए हैं और लोगों को जागरूक किए गए हैं कि 100% मतदान हो। इसके लिए प्रशासन पूरी तरह से सख्त है। प्रशासन ने तमाम जो है सेक्टर मजिस्ट्रेट और जोनल मजिस्ट्रेटों की तैनाती की गई और प्रत्येक बूथों पर यह व्यवस्था बनाया गया है कि जल्द
जो मतदाता हैं वो जल्द से जल्द मतदान कर सके, इसलिए महिला को अलग लाइन और पुरुष के लिए अलग अलग लाइनें लगवाई जाएंगी। वहीं जो विकलांगजन हैं उनके लिए अलग व्यवस्था बनाई गई है। वह मतदान के लिए सबसे पहले उनको प्राथमिकता दिया गया है और जो बुजुर्ग हैं उनके लिए भी प्राथमिकता दी गई है। ऐसे में 100% मतदान कराने के लिए प्रशासन पूरी तरह से सक्रिय है और यह कहा जा रहा है कि जल्द से पूरी तरीके से सक्रियता के साथ साथ प्रशासन पूरी तरह से सख्त है और जो मतदान केंद्रों की व्यवस्था है उस पर चाक चौबंद व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। जी बिल्कुल। शबी, जिस तरह से यहाँ पर मिथिलेश का कहना है कि जागरूकता बढ़ाने की कोशिश की गई है, आखिरी के 2 चरणों के चुनाव की यदि हम बात करें, चौथे और 5वें चरण की बात करें, तो कहीं ना कहीं मतदान का प्रतिशत गिरा है पहले चरणों के मुकाबले। ऐसे में जागरूकता की कमी भी चुनाव आयोग के द्वारा भी उतनी जागरूकता नहीं फैलाई जा सकी है। क्या लगता है आपको कि कल के मतदान के लिए अंबेडकर नगर में क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? क्या आप वोटरों को देख पा रहे हैं, जागरूकता बरकरार है या क्या माहौल आप देख पा रहे हैं? जी, हम आपको बताना चाहेंगे कि अंबेडकर नगर जिला निर्वाचन अधिकारी ने प्रचार प्रसार मतलब कोई ऐसा गांव नहीं है, कोई ऐसा मोहल्ला नहीं है कि जहां उन्होंने न कराया हो। उसके लिए बाकायदा उन्होंने जो है रैली भी निकाली थी, बच्चों से लेकर और बड़ों तक के लिए रैली निकालकर लोगों को एक मैसेज कहीं न कहीं दिया है कि आप इस पर्व में जो है आप अपना मतदान करिए और हर 5 साल में आपको एक बार मौका मिलता है। तो इसके लिए जिले के जितने भी आला अधिकारी हैं उन्होंने पूरा प्रयास किया है कि मतदान से कोई वंचित ना रह जाए। जी बिल्कुल। मिथिलेश, जिस तरह से हम बात करें पूरे उत्तर प्रदेश के चुनाव की, यदि हम बात करें, आपके पास हम आएंगे और कुछ और अन्य सवाल है जो आपसे जानकारी लेंगे, लेकिन आप दोनों ही बने रहिएगा हमारे साथ। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं। तो छठा चरण महाभीषण को लेकर हम यहाँ पर जानकारी ले रहे हैं, धरातल पर हमारे संवाददाताओं से बातचीत करेंगे, लेकिन पहले रुकते एक छोटे से के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता और दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से बहुत स्वागत है आपका। छठा चरण महाभीषण, इसको लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ संवाददाता बने हुए हैं मिथिलेश कुमार संत कबीर नगर से और शबी अब्बास अंबेडकर नगर से हमारे साथ बने हुए हैं। जी मिथिलेश, आपसे हम ये जानकारी चाह रहे थे कि जिस तरह से कल गोरखपुर के में भी चुनाव है और माना ये जा रहा था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर के प्रत्याशी होने की वजह से आसपास के क्षेत्रों में भी इसका प्रभाव पड़ेगा। आसपास के क्षेत्रों की यदि बात करें, विधानसभाओं की बात करें, तो भाजपा की स्थिति क्या नजर आती है? दूसरी बात यह कि समाजवादी पार्टी को लेकर माना जा रहा था कि कड़ी टक्कर दे रही है। इन तमाम जिलों में क्या स्थिति बरकरार है? जी मिथिलेश, क्या मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? जी, मेरा सवाल आपसे ये था कि यदि हम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें, जो कि प्रत्याशी के रूप में भी गोरखपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, उनके गोरखपुर से खड़ा होने को लेकर आसपास के जिलों पर कितना प्रभाव पड़ता है और समाजवादी पार्टी की क्या स्थिति है? देखिए, जाहिर सी बात है कि जो है योगी आदित्यनाथ का गृह जनपद जो है गोरखपुर है और सटा हुआ संत कबीर नगर जिला है, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का ये प्रभाव पड़ता है तमाम आसपास के जनपदों में, क्योंकि योगी आदित्यनाथ के गृह जनपद के सटे हुए संत कबीर नगर है और यहाँ पर प्रभाव भी देखने को मिल रहा है। लेकिन सबसे अहम बात जो है, यहाँ संत कबीर नगर के खलीलाबाद सदर विधानसभा की चौकी पे जहाँ पे जो प्रत्याशी हैं अंकुर राज तिवारी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं और बसपा के प्रत्याशी अफ्ताब आलम है, वहीं जो है कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी अमरेंद्र कुमार पांडे हैं और आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी सुबोध चंद्र यादव हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं जो प्रत्याशी हैं उनमें एक वर्चस्व का लड़ाई देखने को मिल रहा है। वर्चस्व का मतलब ये कह लिया जाए क्योंकि ये सभी पार्टी के प्रत्याशी जो है वो अपने आप में एक मजबूत प्रत्याशी माने जा रहे हैं और सबकी लड़ाई एक दूसरे से मानी जा रही है, क्योंकि यहाँ पर लड़ाई त्रिकोणी होती देखी जा रही है। तो असल वजह है कि सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो सुबोध यादव हैं आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी, क्योंकि वो स्वर्गीय भालचंद्र यादव के पुत्र हैं और उनका काफी योगदान संत कबीर नगर जनपद के लिए रहा है, तो काफी उन्होंने प्रयास भी किया था तमाम पार्टियों में कि उनको पार्टी जो है प्रत्याशी बनाए, लेकिन उन्हें प्रत्याशी नहीं बनाया गया, जिसके बाद आम आदमी पार्टी ने उन्हें प्रत्याशी बनाया है और उनकी
वर्चस्व देखने को मिल रही है संत कबीर नगर के खलीलाबाद विधानसभा में। ऐसे में कहीं ना कहीं एक कांटे की टक्कर की लड़ाई बताई जा रही है। जी बिल्कुल। शबी अब्बास, अम्बेडकर नगर की यदि हम बात करें और खासतौर से बीएसपी की यदि हम बात करें तो माना जा रहा है इस बार जिस तरह से तमाम सीटों पर बीएसपी बिना किसी गठबंधन के चुनाव लड़ रही है, माना ये जा रहा था कि साइलेंटली एक तरह से वार करती हुई नजर आ रही है। क्या लगता है आपको पिछले चुनाव के मुताबिक इस बार जो बीएसपी के ट्रेडिशनल वोटर्स हैं वो ज्यादा रुख करेंगे और क्या सीटों में तब्दील हो सकती है ये वोटरों की जो रुझान बीएसपी के लिए बन रहा है? जी, हम आपको बताना चाहेंगे कि बीएसपी का जो अम्बेडकर नगर का, खास करके उत्तर प्रदेश के अम्बेडकर नगर का जो वोटर है, वो वोटर सीधे सीधे कहीं न कहीं वो बीएसपी को ही लाइक करता है। वो अन्य दल कभी न गया है, उसका कभी जाने के लिए सोचता है। तो यहाँ पूर्व कैबिनेट मंत्री अचल राजभर जो 25 साल से इसी अकबरपुर सदर विधानसभा से लगातार विधायक होते रहे, कैबिनेट मंत्री होते रहे। बगल की सीट कटेरी विधानसभा है, वहाँ जो है वित्त मंत्री, पूर्व वित्त मंत्री लालजी वर्मा जो करीब 25 साल से वो भी वहाँ से चुनाव जीतते रहे। तो कहीं न कहीं अब उनके लिए ये समस्या जरूर खड़ी हो गई है कि जो बैंक वोट था इनका, जो बीएसपी का वोटर था, वो इनसे खसक गया है, वो बीएसपी का था और बीएसपी में ही रह गया। अब इनके लिए चुनौती ये बन गई है कि ये दल बदल कर ये समाजवादी में आए, उसके बाद फिर जो है ये अब चुनाव लड़ रहे हैं। अब देखना ये होगा कि कल जो मतदान हो रहा है किस तरीके से मतदान हो रहा है। जी बिल्कुल। मिथिलेश, यदि कल की बात की जाए तो 10 जिलों की 57 सीटों पर चुनाव होने हैं और जिस तरह से लगातार दोनों ही पार्टियों के साथ ही साथ बसपा और कांग्रेस भी उत्तर प्रदेश में लगातार जनता के बीच पहुंच कर अपनी अपनी पार्टियों का दमखम दिखाती हुई नजर आ रही है, क्या लगता है आपको कल जिस तरह से भारी संख्या में मतदाता प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करने वाले हैं, पिछले चुनाव की अपेक्षा इस बार बीजेपी को कितनी सीटें मिल सकती हैं और साथ ही साथ समाजवादी पार्टी के खाते में कितनी सीटें जा सकती हैं? देखिए, तमाम मुद्दे रहे हैं, बढ़ती महंगाई और बढ़ते पेट्रोल, बढ़ते तमाम मुद्दों को लेकर जनता इस बार कहीं ना कहीं खासा नाराज तो जरूर देखने को मिला। क्योंकि सबसे अहम बात है जो किसानों के लिए किसान बिल पास किया गया था और उसके बाद वापसी की गई थी, वो भी एक मुद्दा कहीं ना कहीं किसानों में देखने को मिल रहा। तो ऐसे में जो लोगों में नाराजगी है उसको लेकर कहीं ना कहीं आज जो मतदान करने वाले हैं, जो मतदाता हैं, वो मतदान को जरूर करेंगे। 100% मतदान की बात कही गई है, लोगों को जागरूक किया गया, लेकिन जो मतदान होगा वो ये अहम बात होगा कि पिछली बार की अपेक्षा इस बार जरूर बदलेगा। लेकिन ऐसा है कि जो समाजवादी पार्टी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने भी दांव खेला है पूर्वांचल में, तो कहीं ना कहीं जो ये इस बार का चुनाव है उसमें बदलाव जरूर देखने को मिल सकता है। लेकिन आने वाला समय ही बताएगा कि आखिरकार जनता क्या किसका भाग्य का फैसला करने वाली है। जी बिल्कुल। अंबेडकर नगर में शबी यदि हम बात करें तो तमाम जो मुद्दे इस बार चुनाव में हावी रहे, उनके अलावा स्थानीय मुद्दों की यदि बात करें तो कौन कौन से स्थानीय मुद्दे हैं जो वोट के मन में कल रहेंगे? जी, जो स्थानीय मुद्दे हैं वो अकबरपुर सदर विधानसभा में एक रोडवेज बनना था, वो रोडवेज को लेकर, और एक रेलवे अंडर बाईपास बनना था, वो जो है करीब 15 साल से जो है पेंडिंग में है। तो कहीं न कहीं लोग जो है इस बार उसको भी मुद्दा बना रहे हैं कि विधायक जी, मंत्री जी जो है इतनी बार जीते और सरकार में रहे, तो ये रोडवेज, क्योंकि रोडवेज ऐसी जगह है कि वहाँ से निकलना ही मुश्किल हो जाता है, हर वक्त वहाँ जाम लगा रहता है, तो ये सबसे बड़ा एक मुद्दा ये भी कहा जाता है। जी बिल्कुल। मिथिलेश, जिस तरह से तमाम मुद्दों की यहाँ पे बात करें, बेरोजगारी के साथ ही साथ स्थानीय मुद्दों की यदि हम बात करें तो स्थानीय मुद्दे भी कहीं ना कहीं जनता के मन में रहते हैं। संत कबीर नगर की और साथ ही साथ गोरखपुर के आसपास की यदि बात करें तो कौन कौन से स्थानीय मुद्दे हैं, इस बारे में जानकारी लेंगे। लेकिन पहले रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। लगातार हम छठे चरण की बात कर रहे हैं। छठे चरण में क्या कुछ कल मतदाता के मन में रहने वाला है, किसको लेकर मतदाता वोट करने वाला है, उसको खंगालने का प्रयास करेंगे। लेकिन फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी।
जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से बहुत स्वागत है आपका। छठा चरण महाभीषण में लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ अलग अलग जगहों से संवाददाता जुड़ रहे हैं। वहां की विधानसभाओं की जमीनी हकीकत जानने का हम प्रयास कर रहे हैं। साथ ही साथ ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि कल जब मतदाता वोटिंग के लिए बाहर निकलेंगे तो स्थानीय मुद्दों के साथ ही साथ वो कौन से मुद्दे हैं जो उनके मन में हावी रहने वाले हैं, जिनके आधार पर वो अपने प्रत्याशियों का चुनाव करने वाले। हमारे साथ केदार यादव कुशीनगर से जुड़ चुके हैं। जी केदार, कुशीनगर की स्थिति की यदि हम बात करें तो सबसे पहले क्या स्थिति बनी हुई है? दूसरी बात, स्थानीय मुद्दों की यदि हम बात करें तो कौन से वो स्थानीय मुद्दे हैं जिन पर कल वोटर अपना मतदान करेगा? आपको बता दें कुशीनगर जनपद में 7 विधानसभा है। 7 में से पिछले 2017 में जब चुनाव हुआ था तो 6 जो है गठबंधन को लेकर के 6 जो है भारतीय जनता पार्टी के कोटे में थी, एक जो है कांग्रेस के कोटे में थी, जो प्रदेश अध्यक्ष है अजय कुमार लल्लू। यहाँ कुशीनगर में एक सबसे बड़ी ये है कि 2 सीट हाथ बन गई है। जैसे पटौना है, फाजिल नगर है, जहाँ स्वामी प्रताप मौर्य चुनाव लड़ रहा है, तो वहाँ एक वीआईपी सीट हो गई है। पटौना की बात करें तो आरपीएन जब भारतीय जनता पार्टी के दामन थामे है कांग्रेस से हट करके, तो भी एक पटौना उनके जो स्पेशल जो सीट है वो भी एक वीआईपी सीट बन गई है। तो उनके भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि किसी तरह से भारतीय जनता पार्टी के सामने जो है जीता करके लेके जाना है। वहाँ भी बात करें फाजिल विधानसभा में तो कल भी जो है जिस तरह से सुर्खियों में है देश प्रदेश में, तो फाजिल नगर विधानसभा भी एक बहुत बड़ी वीआईपी सीट हो गई है, जो भारतीय जनता पार्टी का अलग एक दाव लगा हुआ है और सपा के लिए अलग एक दाव लगा हुआ है। बात यहाँ लोकल की बात करें तो लोकल के यह है कि कुछ लोगों की फ्री की राशन की बात है, तो कुछ लोगों के जो है महंगाई, बेरोजगारी, टूटी फूटी सड़कें, बिजली व्यवस्था, ये तमाम जो है मुद्दा है। अब देखना है कि जनता किस मुद्दे पे कितना मताधिकार करती है। जी बिल्कुल, हमारे साथ रामाश्रय त्रिपाठी भी देवरिया से जुड़ चुके हैं। जी रामाश्रय, देवरिया की यदि बात करें तो क्या समीकरण आपको नजर आ रहे हैं कल मतदान से पहले? जी रामाश्रय, क्या मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? यदि आपको मेरी आवाज मिल रही है तो अपने फोन को अनम्यूट करें आप, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। जी रामाश्रय, आपके पास आते हैं हमारे साथ केदार लगातार बने हुए। केदार, जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, पिछली बार 6 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी, इस बार की आप बात करें पटौना सीट वीआईपी सीट हो गई है, अन्य सीट का भी आपने जिक्र किया। जो वर्चस्व की लड़ाई वहां पर चल रही है उसमें बीजेपी को कितनी सफलता मिलेगी और सपा कितनों में सींध लगाने में कामयाब हो सकती है? आपको बता दें कि 7 विधानसभा है यहाँ पे, तो खड्डा जो है जहाँ निर्दल और जो है भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है, तो वही जो है तमकुही राज जो है अब तक जो मतलब सुनने को मिल रहा है कि कांग्रेस और बनाम जो है भाजपा वहां लड़ रही है। बाकी सभी सीटों पे जो है भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी आमने सामने लड़ रही है। अब देखना यह है कि कौन कितना हासिल कर लेता है। जी बिल्कुल। रामाश्रय, देवरिया के क्या कुछ समीकरण आपको कल वोटिंग से पहले नजर आ रहे हैं? जी आपको बताते हैं कि देवरिया में कल 3 तारीख को मतदान होना है। ऐसे में सारे मतदाता जागरूक हो चुके हैं। यहाँ पिछली 2017 की अगर बात करें तो देवरिया भाजपा के खाते में 6 सीट थी और एक सपा के खाते में 2 दशक जो है वहाँ पे आशुतोष उपाध्याय और बबलू सपा के कैंडिडेट थे, वो प्रत्याशी भी घोषित हुए, जीत भी लिए। फिर इस बार भी जो है सपा ने उनके ऊपर दांव खेला है। और इस पर आपको बताते हैं कि जिले में 2 सीट जो है एकदम वीआईपी सीट हो चुकी है, जो देवरिया पथरदेवा विधानसभा है और रुद्रपुर की विधानसभा सीट है, जिसपे दोनों मंत्री जो है अपना ताक लगाए हुए हैं। जी बिल्कुल, तो दोनों ही वीआईपी सीटों की जो आप बात कर रहे हैं, कितनी कामयाब रहेगी अपनी सीटें बचाने में पार्टी? जी बिल्कुल, यहाँ पूरी दमखम के साथ पार्टियां लगी हुई हैं और ये प्रत्याशी जो लोग हैं अपने दमखम के साथ लगे हुए हैं। सबके जो है
मनोहार पे लगे हुए हैं कि ताकि अधिक से अधिक मतदाता जो है मतदान करें और बीजेपी की सरकार बनाए। जी बिल्कुल केदार, यदि इस बार हम सुरक्षा की बात करें तो जिस तरह से हमने देखा है आखिरी के कुछ चरणों में हिंसक घटनाएं भी देखने को मिली है, सुरक्षा व्यवस्था की यदि बात करें तो किस तरह की व्यवस्था पोलिंग बूथ पर, पोलिंग स्टेशन पर करी गई है? जी आपको बता दें किसी जनपद में जिला प्रशासन ने एक अतिरिक्त जो है सुरक्षा बल की व्यवस्था कर दी है, जो अति संवेदनशील बूथों पे खास तौर से नजर बनाए रखेगी। जहां मतलब कि उनको लगा है कि असंवेदनशील है, जहां अति संवेदनशील है, उनके लिए एक स्पेशल जो सुरक्षा बल की तैनात किया गया है, जहाँ की शांतिपूर्ण मतदान हो सके। जी बिल्कुल रामाश्रय, इससे पहले हमने कई जगह ये भी देखा है कि तमाम नेताओं ने ही कहीं ना कहीं आज नियम का उल्लंघन किया है और मोबाइल फोन ले जाते हुए पाए गए हैं, तो क्या कुछ सुरक्षा के कल कड़े इंतजाम रहेंगे? और साथ ही साथ वोटर्स की यदि हम बात करें तो वोट प्रतिशत बढ़ाने को लेकर क्या कुछ देवरिया में प्रयास किए गए हैं? जी आपको बता दें जिलाधिकारी ने मत प्रतिशत बढ़ाने के लिए काफी मतदाता जागरूकता अभियान को चलाया, रैलियां निकाली, तमाम तरह के जो हथकंडे जागरूकता अभियान के लिए निकाला ताकि जिससे जो मतदाता अपने मत का प्रयोग करें। जी बिल्कुल मिथिलेश भी हमारे साथ लगातार बने हुए। मिथिलेश, आपसे मैं ये जानना चाह रही थी कि कल चुनाव से पहले जिस तरह से बीजेपी के आसपास की बात कर रहे थे, स्थानीय मुद्दों की बात कर रहे थे, कई बार ये कहते हुए पाया गया सपा सुप्रीमो को कि गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ के होने के बावजूद भी जिस तरह का विकास होना चाहिए वो नजर नहीं आता। क्या लगता है कि जनता गोरखपुर अर्बन एरिया में, सदर में तो बीजेपी का कहीं ना कहीं रुझान नजर आ रहा है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में क्या माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है? देखिए आपको बता दें कि संत कबीर नगर जनपद में सबसे अहम बात ये रही है कि सड़कों का खस्ता हाल रहा है, जिसको लेकर तमाम लोगों में नाराजगी देखने को मिली है। वहीं दूसरी बात हम कर ले रोडवेज को, तो आज तक अभी देश की आजादी के बाद अभी तक जो है यहाँ पर रोडवेज नहीं बनाया गया, वहीं जिला स्थापित हुआ उसके बावजूद यहाँ पर रोडवेज नहीं बन सका। तीसरी बात वहीं चीनी मिल की जाती है, तमाम विपक्षी दल ये कहते रहते हैं कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो चीनी मिल यहाँ पर हुआ करता था, लेकिन चीनी मिल उन्हीं की सरकार में उखड़ कर चली गई और चीनी मिल जो है पूरी तरीके से यहाँ पर बंद हो गया, यानी खत्म हो गया। और तीसरी बात यहीं पर एक रोजगार लोगों को मिलता था, जो एक पेपर मिल हुआ करता था जो वो बंद काफी समय से बंद चलता, कताई मिल हुआ करता था जो काफी दिनों से। जी बिल्कुल मिथिलेश, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शबी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। रामाश्रय हमारे साथ जुड़े थे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और केदार यादव कुशीनगर से हमारे साथ थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम यहाँ पर छठा चरण की बातचीत कर रहे थे। छठा चरण में कल 10 जिलों की 57 सीटों पर मतदान होना है। मतदाता तमाम प्रत्याशियों के भाग्य का कल फैसला करने वाले हैं। देखना यह होगा कि मतदाता तमाम स्थानीय मुद्दों के साथ ही साथ जिस तरह के मुद्दे हावी रहे हैं उसको लेकर कर क्या फैसला प्रत्याशियों के मत में सुनाते हैं, किस तरह का उनका रुझान रहता है, ये तो नहीं पता चलेगा। फिलहाल छठा चरण महाभीषण में इतना ही। बाकी खबरों के लिए लगातार बने रहेगी न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पिछले कुछ बरसों